नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में। बिल्कुल आप लोगों के साथ जुड़ते हुए बहुत अच्छा लगता है। आज फिर एक नए अंक के साथ में हैं। हमारे जो आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। उनमें बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं कि हमारे किसान भाइयों को अच्छे से अच्छा लाभ मिले, आधुनिक तकनीकों की जानकारी मिले। बस इसी सब की चर्चा के लिए आज का विषय है हमारा आंचलिक कृषि गेहूं अनुसंधान केंद्र की गतिविधियों की जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर के मिश्रा, कृषि वैज्ञानिक हैं जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा में। आइए देखते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों, सबसे पहले गेहूं रिसर्च स्टेशन पवारखेड़ा में आप सभी का स्वागत है। एक संक्षिप्त परिचय पहले हम इस रिसर्च स्टेशन के बारे में बता दें कि ये अपने देश का सबसे प्राचीनतम रिसर्च स्टेशन है, गेहूं रिसर्च स्टेशन है। ये लगभग 104 साल पुराना रिसर्च स्टेशन है। यहाँ पे जो खास बात ये है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित ये अखिल भारतीय गेहूं अनुसंधान परियोजना, जिसके तहत यहाँ पे विविध रिसर्च किए जा रहे हैं। नवीनतम प्रजाति विकास का मूल लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी आवश्यक रिसर्च हैं उसके लिए अलग अलग विधाएं हैं, जैसे कि किस तरह से प्रजातियां विकसित की जाएं, उससे लगे हुए वैज्ञानिक हैं। किस तरह से उसमें रोग व्याधि, कोई भी कीड़े न लगे, कोई भी रोग न लगे, उसके लिए किस तरह से रोगरोधी प्रजातियां विकसित की जाएं, उन्नत प्रजातियां विकसित की जाएं। साथ ही साथ उसकी एडाप्टेबिलिटी या जो है अलग अलग पर्यावरण में किस तरह से कोई भी प्रजाति एडाप्ट होती है, किस तरह से अनुकूलित होती है, तो कहाँ के लिए अनुकूल है, कहाँ के लिए उचित है, इन विषयों पे भी शोध के लिए यहाँ पे वैज्ञानिक एग्रोनॉमिस्ट हैं जो कि लगातार सतत यहाँ पे इन सारे फील्ड में, सारे क्षेत्रों में प्रयास हो रहे हैं। और किसान भाइयों को हम यहाँ बता दें कि ये हमारा जो रिसर्च स्टेशन है, ये यहाँ पे अभी तक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के तत्वावधान में, नेतृत्व में अभी तक यहाँ लगभग 54 प्रजातियाँ, 54 प्रजातियाँ गेहूं की नवीनतम प्रजातियाँ विकसित की जा चुकी हैं। और इसका परिणाम है कि आप देखें, मध्य प्रदेश इस समय गेहूं के उत्पादन के मामले में अग्रणी है। एमपी व्हीट जो के नाम से पूरे मध्य प्रदेश का गेहूं बहुत ही प्रसिद्ध है। सारे प्रदेशों में, विदेशों में भी एक्सपोर्ट, अधिकतम एक्सपोर्ट मध्य प्रदेश से ही हुआ है, जो निर्यात हुआ है विगत फसल क्रॉप सीजन में। तो ये रिसर्च स्टेशन इन्हीं रिसर्च के लगातार प्रयासों के तहत लगातार कार्यरत है। और किसान भाइयों को ये बताना बहुत आवश्यक है कि विगत वर्ष ही, पिछले साल ही इस संस्थान ने एक सेंट्रल जोन के लिए, या कह लीजिए पूरे मध्य भारत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के लिए एक नवीनतम प्रजाति विकसित की है। उसका नाम है MP 1323। ये प्रजाति पूरे मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित की गई है। इस प्रजाति के थोड़े से गुण हम बता दें। ये अभी तक जितनी प्रजातियां विकसित की गई हैं उनमें सर्वाधिक इस वैरायटी में प्रोटीन की मात्रा है। साथ ही साथ ये प्रजाति जो मुख्य समस्या है मध्य भारत की, ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट, उसके लिए रोगरोधी है। इसकी हाइट लगभग 1 मीटर के आसपास है, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर के आसपास है। और इस प्रजाति में ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट के लिए रेसिस्टेंस है। साथ ही साथ इसका इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो ये नवीनतम प्रजाति अभी पिछले साल ये जो है नोटिफाई हुई है। और अब इसका बीज हमारे रिसर्च स्टेशन पे और विश्वविद्यालय के अन्य रिसर्च केंद्रों पे, जहाँ पे विश्वविद्यालय के अधिकारीगण चाहेंगे वहाँ प्रोडक्शन प्रोग्राम उसका लेंगे। और अब किसानों के बीच में 1-2 साल के अंदर इस नवीनतम प्रजाति का बीज किसानों को उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी एक और अभी नवीनतम उपलब्धि है कि इस रिसर्च स्टेशन ने अपने मध्य भारत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए तो विकसित किया ही प्रजाति, जो पेनिसुलर जोन है PZ, जिसमें कि आता है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका, उन क्षेत्रों के लिए भी इस रिसर्च स्टेशन ने प्रजाति विकसित करने में सफलता पाई है। और
ये किसानों को जान के हर्ष होगा कि जो प्रजाति अभी पीजेड के लिए पेनिसुलर जोन के लिए विकसित की गई है वो 21 सितंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश को लोकार्पित की गई है और वो न्यूट्री रिच वैरायटी है। उसमें आयरन और जिंक की मात्रा प्रचुर मात्रा में है, आयरन और जिंक। इसकी वजह से ये प्रजाति पीजेड के लिए रिकमेंड की गई। और एक और ख़ास बात है उस प्रजाति में, उसका नाम है MP 1358, MP 1358 वैरायटी का नाम है और ये पीजेड के लिए रिकमेंड हुई है वैरायटी। इस वैरायटी की खास बात यह है कि इसमें जिंक और आयरन प्रचुर मात्रा में है, उत्पादन क्षमता अच्छी है। साथ ही साथ यदि किसानों के यहाँ 2 पानी की व्यवस्था है, 2 से 3 पानी की व्यवस्था है, शुष्क अवस्था में भी बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। रोटी के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रजाति है और उत्पादन क्षमता इसमें तो अधिक है ही। इन्हीं गुणों को देखते हुए भारत सरकार से सेंट्रल वैराइटल रिलीज कमेटी के द्वारा ये प्रजाति विकसित की गई है, अनुमोदित की गई है और ये रिलीज प्रजाति पूरे पेनिसुलर जोन में बहुत ही पॉपुलर हो रही है। तो ये 2 अभी नवीनतम प्रजातियां इस रिसर्च स्टेशन के द्वारा विकसित की गई हैं जो कि किसानों के बीच अब 1-2 साल में इनका बीज प्रचुर मात्रा में हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से सबको उपलब्ध कराया जाएगा। ये अभी नवीनतम प्रयास हैं। इसके अतिरिक्त और भी 52 प्रजातियां इस रिसर्च स्टेशन से विकसित की जा चुकी हैं। तो ये जो अभी जो नवीनतम चैलेंज हैं, केवल नवीनतम प्रजाति के साथ ही साथ और जो चैलेंज हैं कि यदि किसानों के पास 1 से 2 पानी की व्यवस्था हो तो उसके लिए भी इस रिसर्च स्टेशन ने प्रजातियां विकसित की हैं। जैसे कि मान लीजिए किसान के यहाँ केवल 2 सिंचाई की व्यवस्था है तो उसके लिए MP 3288, MP 1202 इस तरह से अनेकानेक प्रजातियां इस रिसर्च स्टेशन के द्वारा विकसित की गई हैं। इसी कड़ी में कुछ किसानों के यहाँ केवल 1 ही पानी की व्यवस्था है, सिंचाई की कमी है, तो उस अवस्था के लिए भी, शुष्क अवस्था के लिए 1 पानी की अवस्था के लिए, जिसको लगभग असिंचित ही कहेंगे, उस अवस्था के लिए भी इस शोध संस्थान ने प्रजातियां विकसित की है JW 17। इसके अतिरिक्त जिन किसानों को यदि किन्हीं कारणों से किसान भाई लेट हो जाते हैं, जैसे वो आलू बोए थे या मटर बोए थे, इनकी वजह से थोड़ी से उन लेट हो गए, तो लेट सोन जिसको बोलते हैं देरी से बुआई की अवस्था, इस अवस्था के लिए भी हमारे पास प्रजातियां इस रिसर्च स्टेशन ने विश्वविद्यालय के तत्वावधान में विकसित की गई हैं और ये प्रजातियां सीड चेन में हैं, सब किसानों को उपलब्ध हैं और इन्हीं प्रजातियों के विकास की वजह से और साथ ही साथ जो मुख्य लक्ष्य है कि इनमें रोग बिल्कुल ना आए, तो उससे किसानों को ये फ़ायदा होगा कि उनकी एक तो लागत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो छिड़काव पे खर्च होता है, जो उनके दवाओं पे खर्च होता है, वो पूरा खर्च बचेगा। साथ ही साथ पूरी तरह से स्वस्थ फसल जो है उत्पादित होगी, तो उससे एक तो उस फसल में, उस उत्पाद में कोई भी केमिकल नहीं होगा, साथ ही साथ किसानों की लागत कम आएगी, तो उनकी जो उत्पादन की गुणवत्ता और किसान की आय में वृद्धि दोनों हो जाएगी। चूँकि हमने लागत, तो ये जो गेहूं में प्रयास किए जा रहे हैं, ये संक्षिप्त परिचय हमने आपको गेहूं के बारे में बताया कि अभी इस रिसर्च स्टेशन पे क्या किया जा रहा है और अभी नवीनतम क्या उपलब्धियां हैं। तो ये जितनी हमने कंडीशन बताई, चाहे वो लेट सोन कंडीशन हो, चाहे समय से बुआई की व्यवस्था हो, चाहे 1 पानी की व्यवस्था हो, चाहे 2 पानी की किसानों के पास उपलब्ध हो, सारी अवस्थाओं के लिए प्रजातियां उपलब्ध हैं। किसान भाई इन नवीनतम प्रजातियों का चयन करें और हमारे रिसर्च स्टेशन से इन प्रजातियों का बीज प्राप्त करें। हमारे जो रिसर्च फार्म है वहाँ से इन प्रजातियों का बीज प्राप्त करें। कुछ कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ भी इनके बीज उपलब्ध हैं, तो वहाँ से बीज प्राप्त करें और निश्चित तौर पे अपने खेतों में इसकी जो है इसका उत्पादन लें। साथ ही साथ उसमें 1-2 चीज़ और हम ऐड करना चाह रहे हैं कि गेहूं उत्पादन इस समय एक ये भी प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम उसमें केमिकल यूज हो। तो अभी
जो पेस्टिसाइड जैसी चीज़ें हैं, पेस्टिसाइड बिल्कुल अभी गेहूं में बहुत कम यूज हो रहे हैं। कहीं कहीं किसानों के यहाँ इल्ली की समस्या दिख रही है। कुछ किसान अभी दूसरी समस्याएं भी रिपोर्ट करते हैं कि फसल पीली हो रही है। तो जो समसामयिक कार्य अभी फसल में हैं उस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि इस समय किसान भाई जिनकी फसल लगभग 30 से 50 दिन के बीच में फसल होगी ज़्यादातर किसानों की, तो अभी बाली निकलने की स्टेज है। इस समय एक सामान्य अनुशंसा हम किसान भाइयों को इस कार्यक्रम के माध्यम से ये देना चाहते हैं कि स्प्रिंकलर जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होती है, जो फुहारेदार सिंचाई होती है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन किसान भाई जब बाली निकल जाए उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन ना करें तो वो जो है फ्लड इरिगेशन दें या पानी जो है ज़मीन पे ही दे के सिंचाई करें। उससे क्या होगा कि जो बालियों में कुछ ऐसे रोग अभी देखे जा रहे हैं, तो वो सब रोगों का अभी एकीकृत निदान के लिए आवश्यक है, या एक सुझाव है किसान भाइयों के लिए कि ये सामान्य सुझाव के तौर पे कि जो भी किसान भाई अभी गेहूं की खेती कर रहे हैं तो बाली निकलने के बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन बिल्कुल न यूज़ करें, वो फ्लड इरिगेशन से ही सिंचाई दें। किसान भाइयों, कार्यक्रम में वक्त है बस एक छोटे से अंतराल का। बस अभी उपस्थित हुए अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि रबी की फसल है और प्याज भी लगी हुई है। सिंचाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिंचाई पद्धतियां सही होती हैं तो हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी होती है। तो प्याज में विभिन्न सिंचाई पद्धतियों का महत्व क्या है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संजीव वर्मा। कृषि वैज्ञानिक हैं जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा में। आइए देखते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजीव वर्मा कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्याज की खेती और उसमें सिंचाई की पद्धतियां। देखिए किसान भाइयों, प्याज ऐसी एक फसल है जिसमें कई बार सरकारें भी गिर गई हैं। तो हम चूँकि इसमें दाम का बड़ा विशेष महत्व होता है, लगाने के समय का विशेष महत्व होता है। चूँकि इस समय रबी का मौसम चल रहा है और ये हमारी जो प्याज है ये टाइम नीडेड क्रॉप है, समय ज़्यादा लेने वाली क्रॉप है। इसकी अवधि लगभग 150 दिन तक भी जाती है विभिन्न किस्मों के अनुसार। इसकी जो किस्में हैं, उन्नत जो किस्में हैं, प्रजातियां हैं, भीमा रेड जो हमारी बहुत अच्छी प्रजाति है प्याज की, जो खरीफ में भी हमारे किसान भाई लेते हैं। खरीफ ऑनियन और समर ऑनियन, मतलब हमारा जो खरीफ का मौसम है और एक जायद के मौसम में हमारे किसान भाई प्याज की खेती आमतौर पर करते हैं। परंपरागत पद्धति में हमारे किसान भाई प्लेन क्यारियाँ लगाते हैं। उन प्लेन क्यारियों में अपना बीज का बुवाई करते हैं। यदि हम 1 एकड़ के लिए हमें जहाँ हम बीज की बात करें किसान भाई, तो लगभग 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता किसान भाइयों को 1.5 से 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। तो हम नर्सरी तैयार करें। यदि बाकी किसी भी मौसम में हम नर्सरी प्याज की लगाने वाले हैं
तो यहाँ पर ज़मीन से उठी हुई नर्सरियाँ हमें तैयार करना चाहिए, जैसा कि अभी आप चित्र में देखेंगे। देखिए, ज़मीन से उठी हुई लगभग 15 सेंटीमीटर नर्सरी तैयार करें। इसमें देसी खाद, हमारा जो पका हुआ गोबर का खाद है उसको बिछा लें, या बर्मी कंपोस्ट ले लें, उसको बिछा लें, और उसके उपरांत हमारे बेड को बराबर कर लें, और इसमें हमारे कतारों में बीज की बुवाई हमें करना चाहिए। और ये काम हमें जब भी हमें ट्रांसप्लांटिंग का काम करना है या रोपण का कार्य करना है, उसके लगभग 40 दिन पहले हमें तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि लगभग हमें 35 से 40 दिन का जो रोपणी है वही हम खेतों में लगाने के लिए उपयुक्त होती है। तो यहाँ एक विशेष बात है कि बीज की मात्रा, उन्नत किस्में, फिर लगाने का नर्सरी का तरीका। नर्सरी बेड हमारी ज़मीन से 15 सेंटीमीटर इसलिए उठी रखी जाती किसान भाइयों, और ऊपर की सतह पर खास करके हमें इसलिए उर्वरक या एफआईएम हम कहते हैं, जैविक खादों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि बेड से जब हम पौधों को उचकाते हैं, निकालते हैं और प्लांटिंग के लिए लेके जाते हैं खेत में, तो वहाँ पर हमारे किसान भाइयों को उचकाने में आसानी होती है। उनकी जड़ सहित हमारा पौधा, जड़ उसकी डिस्टर्ब नहीं होती है, और बढ़िया जड़ सहित हमारा पौधा निकल के आता है, जिसको हम जगह पे प्लांटिंग करते हैं। हमारे किसान भाई 25 बाई 25 सेंटीमीटर पे, 20 बाई 20 सेंटीमीटर पे प्लांटिंग कर सकते हैं। इसमें कतारों की दूरी में इतनी रखें कि उसमें हैंड व्हील हो, बीच में हम निदाई का कार्य कर सकते हैं। आमतौर पे हमारे जो किसान भाई हैं, प्याज में निदाई का काम अपनी परंपरागत पद्धति, जिसको हैंड व्हील हो बोलते हैं हमारी, उससे निदाई करते हैं। और वैसे जो हमारा जो किसान भाइयों को मेड़ पे भी, हमारे किसान के बेड पे भी प्याज की जो रोपड़ी लगाते हैं। तो यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये प्लेन बेड है, और यहाँ विशेष करके जो हमारा जो वो है वो पानी पर फोकस है, क्योंकि हमारी जो प्याज है पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसल है। इसको बहुत अधिक पानी लगते हैं, कम से कम 6 से 7 सिंचाइयाँ लगती हैं। जब ग्रीष्म काल में हम प्याज की खेती करते हैं तो हमें लगभग एक सप्ताह में 6 से 7 दिन में हमें सिंचाई करना पड़ती है, और 10 सिंचाइयाँ तक हमारी हो जाती हैं। यदि वर्षा काल में हमारे किसान भाई प्याज की खेती करते हैं, जिसको वर्षा काल के उपरांत हमारे नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक जो प्याज खुद के आ जाती, निकल के आ जाती है, तो वो हमारे किसान भाइयों की जो प्याज कई बार दिसंबर तक हो जाती, देर से यदि वो लगाते हैं तो देर से हो जाती है उनकी। तो उस समय हमारे किसान भाइयों को बाज़ार भावों का विशेष इसमें रहता है महत्व। यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्याज में लगाने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अर्ली अगेती हम प्लांटिंग करें तो उससे हमें बाज़ार में अगेती हमारी प्याज की फसल आती है, जिससे बाज़ार भाव अच्छा मिलता है। कई बार 1 रुपये किलो तक प्याज बिकता है, और कई बार 50 रुपये किलो तक प्याज बिकता है। यदि हम एवरेज में जाएं, यदि दोनों फसलें हम प्याज की ले रहे हैं, रबी में ले रहे हैं और ख़रीफ में, दोनों मौसम में हम, जायद में और ख़रीफ में दोनों मौसम में हम प्याज की खेती कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि एवरेज रेट उनको लगभग 15 से 20 रुपये किलो मिल जाएगा, जो कि आर्थिक स्थिति के लिए ठीक रहेगा। यहाँ देख रहे हैं आप, विभिन्न 3 तरह की सिंचाई पद्धतियों को हमने यहाँ प्रयोग किया हुआ है, जिसमें माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें टपक सिंचाई, इसके बाद टपक सिंचाई पद्धति लगी हुई है, जिसमें बूंद बूंद कर पानी आता है। लाइन ड्रिपर्स हैं, जो कि अंततः टपक सिंचाई पद्धति कहलाती है। तीसरा हमारा परफोरेटेड या रेन पाइप, जिसको हम बोलते हैं, वो दिख रहा है आपको। तो इस तरह से हम 3 तरह की सिंचाई पद्धति, और आखिरी जो हमारा है वो कृषक पद्धति। तो यहाँ हम किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि प्याज चूँकि अधिक पानी चाहने वाली फसल है, इसमें लगभग यदि ग्रीष्म काल में करते हैं तो 8 से 10 सिंचाइयाँ तक हमारे किसान भाइयों को लग जाती हैं। यदि हम सही सिंचाई पद्धति का उपयोग उसमें करेंगे तो पानी की मात्रा हमें कम लगेगी। यदि टपक सिंचाई पद्धति का उपयोग करते हैं तो पानी की मात्रा 30 से 35% लगेगी। यदि हम रेन पाइप का उपयोग करते हैं तो 50% पानी की मात्रा लगेगी। दूसरा, हम यहाँ पर जहाँ देख रहे हैं कि माइक्रो स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग करते हैं तो हमें पानी की मात्रा लगभग 40% से 50% तक की बचत होगी। तो ये एक टपक सिंचाई पद्धतियों का। दूसरा, इसमें विशेष किस्म के कीट और व्याधियों का जो होता है, खास करके इसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिसमें ऑनियन थ्रिप्स, प्याज का तेला, प्याज के तेला के लिए हमें नीले रंग के प्रपंच अपनी फसलों में लगाने चाहिए। इसमें देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में इसमें कीटों को चिपके इसमें देख रहे हैं आप, तो ये लगाना चाहिए। और वाइट फ्लाई कहीं कहीं आती है तो हमें पीले प्रपंच भी लगाना चाहिए। वैसे ये आमतौर पे ये बाज़ार में उपलब्ध हो जाते हैं। नीले प्रपंच को, प्याज का तेला हमारा ऑनियन थ्रिप्स जो कहलाता है, उसको बचाने के लिए हमें नीले प्रपंच का उपयोग करना चाहिए। तो ये इस तरह से हम रस चूसक कीटों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। टिप सूखती हुई हमारे किसान भाइयों को जब दिखती है तो इस तरह की हमें इनसे बचाना है।
दूसरा, इसमें एक ब्लाइट झुलसा रोग आता है। झुलसा रोग से बचाने के लिए कोई भी कॉपर फंजीसाइड का हमारे किसान भाइयों को उपयोग करना चाहिए, जिससे झुलसा रोग से हमारे किसान भाई बचा सकते हैं और उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये वर्षा पानी आवश्यकता वाली फसल है। पानी प्रबंधन अच्छे से करें, अच्छा प्याज उत्पादन प्राप्त करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी कार्यक्रम में वक्त है खबरें खेती देखने का, तो आइए देखते हैं कार्यक्रम खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू सेना। ये जानते हैं खबरें खेती की। किसानों को मिलेगा फसल बीमा का पूरा क्लेम, मंडी बोर्ड की राशि विकास कामों में लगे, ई नाम योजना से प्लेटिनम पुरस्कार जीता, तरबूज की तैयारी और उड़द की उन्नत किस्में। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने फसल नुकसान की स्थिति में करोड़ों किसानों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा कवच देने का काम किया है। भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में लगातार काम भी किए जा रहे हैं और इसको लेकर जो निर्णय लिए गए हैं, फसल बीमा में किसानों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए अधिक सुगमता लाने की कोशिश भी की जा रही है। फसल बीमा योजना के तहत अल्प दावों के विषय पर केंद्र सरकार जल्द ही राज्य सरकार एवं बीमा कंपनियों से विचार विमर्श कर किसानों को उचित लाभ देने के लिए तत्परता से कदम उठाएगी। बैठक में बाड़मेर के किसानों को खरीफ 2021 के लंबित दामों का आपको बता दें कि पूर्ण भुगतान किए जाने का निर्णय भी लिए गया है। और भारत सरकार की पहल से पिछले हफ्ते एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 311 करोड़ रुपए के आंशिक क्लेम के आंकड़े भी दिए गए थे। समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद बीमा कंपनी 229 करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्लेम राशि के भुगतान किसानों को करेगी। मंडी बोर्ड की राशि विकास कामों में किस तरह से लगाई जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी कि मंडी बोर्ड द्वारा विभिन्न निधियों की राशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जाए। मंडी बोर्ड द्वारा पूर्व में बनाई गई सड़कों का संधारण भी प्राथमिकता के साथ और तेजी से हो। मुख्यमंत्री ने आपको बता दें कि मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यों की समीक्षा की थी और मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी अधोसंरचना विकास निधि से कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया तेज की जाए। कृषि अनुसंधान निधि से कृषि विश्वविद्यालयों में बीज एवं परीक्षण तथा कृषि उपज मंडी में समितियों में मिट्टी के परीक्षण की सुविधा के लिए भी प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि बीज उत्पादन और औद्यानिकी फसलों की नई प्रजातियों की रोपण सामग्रियों का और परीक्षण की सुविधा के लिए अधोसंरचना का निर्माण भी किया जाए। और अब बात करेंगे, इनाम योजना ने प्लेटिनम पुरस्कार जीता। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक प्रमुख पहल इनाम ने नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 में डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी, संयुक्त सचिव कृषि मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और संचार मंत्री, इसके अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्रदान किए हैं। इनाम 22 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में 1260 ईपीएमसी मंडियों को एकीकृत करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ताकि 203 कृषि और बागबानी जिन्सों के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा मिल सके, जिससे कि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। इनाम मंडी प्रचलनों के डिजिटल परिवर्तन और कृषि जिन्सों के ई ट्रेडिंग को प्रेरित कर रहा है। 31 दिसंबर 2022 तक 1.74 करोड़ से अधिक किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को इनाम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। इनाम प्लेटफॉर्म पर 2.42 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 69 मिलियन मीट्रिक टन का कुल व्यापार किया गया। डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा अभिनव डिजिटल अनुकरणीय पहल को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तत्वाधान में MITBI द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड की स्थापना की गई है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं बल्कि स्टार्टअप को भी डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। तरबूज की खेती के बारे में अब किसान भाइयों जानेंगे। जिन किसान भाइयों को तरबूज लगाना है, उन्हें इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। खेत की तैयारी से लेकर विपणन तक की कार्य योजना पर ध्यान देना चाहिए और ये बेहद ज़रूरी है। किसान भाई सबसे पहले खेत का चयन करें, पानी की उपलब्धता पर विचार करें,
इसके अलावा वैज्ञानिकों से चर्चा करें, उसके बाद किस्मों का चयन करें। तरबूज की प्रमुख जातियों अर्कों में मानिक अर्का ज्योति, सुगर बेबी, असाटी यमोटो, दुर्गापुर केशर तथा दुर्पापुर मीठा लगाई जा सकती है। खेत में गोबर की खाद 200 से 250 किलो, यूरिया 260 किलो और सिंगल सुपर फास्फेट 250 किलोग्राम तथा म्यूरेट ऑफ पोटास 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तथा खेत में 45 सेंटीमीटर चौड़ी 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाएं। 1.5 से 5 मीटर की दूरी पर बनाएं। फिलहाल किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने आज इस कार्यक्रम में, कृषि दर्शन कार्यक्रम में सुना आंचलिक कृषि गेहूं अनुसंधान केंद्र की गतिविधियों के बारे में और प्याज में विभिन्न सिंचाई पद्धतियों के महत्व के बारे में आपने जानकारी ली। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, हम यही उम्मीद करते हैं। और हमें दीजिए अब अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।